हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर 85 है पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, और इस पे हम बात करेंगे दल बदल की एंटी डिफेक्शन लॉ की। हम सभी जानते हैं, हमने लोकतंत्र में सबसे ज्यादा एक जो देखी जाने वाली पद्धति है, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अगर कुछ विजिबल है तो वो है राजनीतिक पार्टियां। और यही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह सरकार बना रही हैं, और आगे जो है हमारी संसदीय व्यवस्था का जो कामकाज है वह चल रहा है। पर क्या हो जब एक राजनीतिक पार्टी में एक व्यक्ति के दल बदल के चलते, या कुछ व्यक्तियों के एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते के चलते जब सरकार गिर जाए, तब ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अवसरवादी होते हैं। उन्होंने देखा कि यहां अवसर है, चलो अब हम इस पार्टी में जाते हैं। अभी पता चल रहा है कि बीजेपी की जीत, सरकार जो है बीजेपी की जो पार्टी है वह जीत रही है, तो कांग्रेस वाले छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो यहां पर इसे कहते हैं दल बदल। अब इस दल बदल के क्या फैक्ट है, क्या इफेक्ट है, क्या इसके लोकतंत्र पे प्रभाव है, क्या इसके पक्ष में बातें हैं, क्या इसके विपक्ष में बातें हैं, ये सारी चीजों को हम आज के एक सेशन में डिस्कशन करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है एंटी डिफेक्शन लॉ। यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे इसको लेके, मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। जब हमने ये देखा कि लोगों के दल बदलने से सरकारें अस्थिर हो जाती है, उस वक्त ऐसा लगा कि नहीं यार, ये सही नहीं है, इसको कुछ बदलने की जरूरत है, इसको रोकने के लिए कानून लाने की जरूरत है। हम एंटी डिफेक्शन लॉ ले आए। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें कुछ 3-4 चीजों को समझना है। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि आखिर ये जो अधिनियम है इसको उपबंध क्या क्या है, क्या क्या इसके प्रावधान है। ये जो अधिनियम आया, अधिनियम के उपबंध क्या क्या है, अधिनियम के उपबंध या प्रावधान, है ना। दूसरी बात हम इसमें चर्चा करेंगे, अधिनियम का मूल्यांकन करेंगे। और जो प्रश्न आया, यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा वह इसी से पूछा था, अधिनियम के मूल्यांकन से। अधिनियम के मूल्यांकन से, मूल्यांकन तो करेंगे ना भाई, कोई भी अधिनियम, इसका पक्ष क्या है, उसका विपक्ष क्या है, वो सारी चीजें तो हम करेंगे ही ना। फिर हम बात करेंगे 91वां संविधान संशोधन, 91, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। और कुछ यूपीएससी का एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से आया और एक मेंस का क्वेश्चन यहां से आया। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत सीधा सा था कि हमने जो दल बदल के लिए कानून लेकर आए, हमने उसमें एक अनुसूची को संविधान संशोधन करके ऐड किया, वो अनुसूची कौन सी है, तो ये फैक्ट पूछ लिया गया। मेंस जो का जो प्रश्न है वो मूल्यांकन से आया था बच्चों की, ये जो अधिनियम है उसका मूल्यांकन क्या है। बस थोड़ा सा घुमा देते हैं कि आपको डायरेक्ट जो है वो चीजें समझ में ना आए, बट प्रश्न जो है वह मूल्यांकन से था। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत हमें और क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि जब हम अधिनियम के उपबंध या प्रावधानों की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे कि इसमें, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्हरता मतलब अयोग्यता कब लागू हो जाती है। निर्हरता मतलब अयोग्यता, अहर्ता मतलब योग्यता, है ना, निर्हरता वर्ड आता है। दूसरा हम इसमें बात करेंगे कि क्या इसके कुछ एक्सेप्शन केस है कि किसी पे दल बदल कानून ना लगता हो। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि इसका निर्धारण प्राधिकारी कौन होता है, कौन इस बात को तय करेगा कि इस पे दल बदल प्रावधान लागू होंगे या नहीं होंगे, तो इसका निर्धारण प्राधिकारी कौन होगा। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड एक बात और कि ये जो दल बदल के प्रावधान और बनाए जाएंगे, तो ये रूल्स बनाने की जो पावर है वह किसके पास है। ठीक है, ये जो नियम है वह कौन निर्धारित करेगा, कौन इसके लिए प्राधिकारी होगा। सो अधिनियम के उपबंधों की हम यहाँ चर्चा करते हैं। जब हम अधिनियम के मूल्यांकन की बात करेंगे, तब ऑब्वियस सी बात है हम दो चीजों पे चर्चा करेंगे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक हम बात करेंगे लाभ की, और एक हम बात करेंगे कि इसकी कुछ बातों पर आलोचना भी की जाती है कि जितना प्रभावशाली हमें इसको बनाना था उतना प्रभावशाली ये बना नहीं।
91वां संविधान संशोधन हम क्यों लेकर आए? एक तो हम इसके कारण की बात करते हैं कि आखिर सरकार को आवश्यकता क्या हुई, दूसरी बात हम इसके प्रावधानों की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या जो प्रावधान है वे किए गए। तो बेसिकली हमें इस अधिनियम के पहले भी एक और संविधान संशोधन पढ़ना है जिसे कहते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1985 में। तो यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना है? अधिनियम के प्रावधान क्या है, अधिनियम का मूल्यांकन क्या है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के कारण क्या है और इसके प्रावधान क्या है। यूपीएससी का एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एक मेंस का क्वेश्चन। मुझे लगता है बच्चों आप इस चीज को समझ पाने में सक्षम हो गए क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। इस वाले ये जो आपका यूपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल है, इस YouTube चैनल पर आपका 11-12 का जो एनसीईआरटी है, आप जो बच्चे ऐसे कि फॉर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो वीडियोस देखिए। उन वीडियोस से आपको बेसिक टू स्टैटिक मतलब सारी चीजें उससे कवर होंगी और फिर आप ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 90 जो लेक्चर्स आपके हैं, आज 85 है, 4-5 लेक्चर्स और बचे हुए, आपका लक्ष्मीकांत फिनिश। आप देख डालिए 4-4, 5-5 लेक्चर करके। आपको संसद, फंडामेंटल राइट, ये 2-3 चीजें ऐसी जिसपे आपको समय लगेगा, बाकी सब छोटे छोटे से है। मेंस की आंसर राइटिंग करते रहो। 3-4 महीने अगर आप थोड़ा थोड़ा समय भी देते, 2-2, 3-3 घंटे भी देते, तब भी आपका जो पॉलिटी है, मेंस, प्रीलिम्स दोनों के लिए कवर हो जाएगा। करंट अफेयर जो है साथ साथ देखते रहो, आपको घटनाएं अपने आप जो है समझ में आने लगती है। वंस आपका जो बेसिक है वह स्ट्रांग हो गया तो, क्लियर हो गया तो, ठीक है। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें ये जीएस के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं, हम ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं कि हम इसकी बहुत गहराई में जाए, ठीक है। आगे चलें, चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें 2 संविधान संशोधन 52वां। उसके पहले भी देखो कि हम ये कानून लाने के पीछे रीजन क्या था कि हमने जिस व्यवस्था को अपनाया उसमें बहुमत की सरकार है। एक तरफ बहुमत है, हमने कल गठबंधन की तो बात की थी, हमने देखा था कि जिसके पास 272 का आंकड़ा है वो जाके सरकार बना लेता है। ये आंकड़ा जब ना हो तो गठबंधन। अब वही मान लीजिए कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने पीएम मोदी जी को, जो बीजेपी है, बीजेपी को सपोर्ट किया, सरकार बन गई, उनके पास वो आंकड़ा आ गया। लेकिन वही अगर दूसरी जगह चले जाए तो कब दल बदल लागू होगा, कब दल बदल? अगर आपने दल बदला, आप पे अयोग्यता आरोपित कर दी गई, आप अयोग्य हो गए कि अब आपने इस सीट से आप चुनाव लड़े थे, इस राजनीतिक पार्टी का तमगा लेके, इस राजनीतिक पार्टी का झंडा लेके, अब आपने क्या किया, वहां से आप हट गए और जैसे ही आप हटे आप पे अयोग्यता जो है वह आरोपित हो गई कि अब आप इवन इस सेशन में अब आप अगले सेशन में फिर से जो है चुनाव लड़ेंगे, इस सेशन के लिए पूरा आप अयोग्य हो गए। ये चीज किया गया था कि अनुशासन एक बना रहे। एक व्यक्ति की मैं बात बताती हूं, मैं उनका नाम भूल रही हूं, जिनका शायद गयाराम ऐसा कुछ नाम था, और उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक अवसरवादिता का लाभ उठाया और उन्होंने शायद विद इन 24 और 48 आवर में 3 पार्टियां, एक पार्टी में कूद के दूसरी पार्टी में चले गए, फिर वापस उसी में आ गए, फिर वापस चले गए। तो उन्होंने जैसे देखा कि भाई 2 दिन में उन्होंने 3 बार इधर उधर कर लिया, वहां से एक कहावत प्रचलित हो गई, आया राम गया राम। और इस आया राम और गया राम से सरकार जो अस्थिर होती है, अरे ऐसे कुछ व्यक्तियों के चले जाने से, मान लीजिए किसी सरकार के पास 272 ही आंकड़ा है, वो एक सांसद जो है वो जाता है और कूद के दूसरी पार्टी में चला जाता है, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, सरकार गिर जाएगी। तो क्या एक व्यक्ति को ये इजाजत दी जाए कि वह लोकतंत्र में सरकारों को अस्थिर कर दे? इसी चीज को रोकने के लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वे लेकर आ गए कि कुछ ना कुछ अनुशासन तो हमें लाना ही पड़ेगा। तभी हमें यह समझ में आया कि इस लोकतंत्र की परिपक्वता जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 1985 में लेकर आया, 1985 में आया। 2 संविधान संशोधन पढ़ेंगे। पहले आया 52वां संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ कमियां रह गई थी, कुछ रह गया था, उसको ठीक करने के लिए हम 91st लेके आए, 91वां संविधान संशोधन लेकर आए। तो हमने कुछ चीजों को इसमें ऐड कर दिया, कुछ चीजों को उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। शुरू करें तो 52nd से हम स्टार्ट करते हैं, जो आपका 52वां संविधान संशोधन है 1985। बावनवा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 कब हुआ था? ये 1985, 1985। अब ये जो अधिनियम है वह आखिर संबंधित किस चीज से था? सबसे पहली बात तो समझो कि इसके अंतर्गत एक अनुसूची जोड़ी गई जिसे हम 10th शेड्यूल के नाम से जानते हैं, 10वीं अनुसूची। आपको पता होगा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है आप बताइए? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
एक स्पेशली हम अनुसूची को जोड़ते हैं किसी पर्टिकुलर विषय को विश्लेषण देने के लिए, किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में प्रावधान करने के लिए, जैसे कि हमने 9वीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी, 11 और 12 जोड़ी। 11वां हमने स्पेशली पंचायतों के लिए, 12वीं नगर पालिकाओं। तो हम जब किसी एक पर्टिकुलर विषय को डेडिकेट करने के लिए, उसको डिफाइन, उसमें शक्तियां और चीजों को इंक्लूड करने के लिए हमने एक और अनुसूची, उसमें शेड्यूल जो है वह जोड़ दिया। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, पहले नहीं थी, है ना। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, पहली ही लाइन हमने इसमें पढ़ी है। आओ एक यूपीएससी का क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जो कि 2014 में पूछा गया था। भारत के संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी जो प्रावधान है वह किए गए हैं? दल बदल विरोधी प्रावधान, ये दल ए है, ये दल बी है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि मान लीजिए ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी बीजेपी स्ट्रांग चल रहा है, तो कूद के ये जो कोई व्यक्ति है वह यहां चला गया। जब कांग्रेस स्ट्रांग होगी तब कोई व्यक्ति कूद के यहां चला गया। तो आप ये जो पार्टियों को ऐसे बदल रहे हैं और इसके बाद से जो सरकारें अस्थिर हो रही है, तो इसको दंड देने के लिए बेसिकली कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कानून बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके लिए एक जो अनुसूची है वह डेडिकेटेड की गई, दैट इज 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची जोड़ी। और इसमें सांसद व विधायकों द्वारा, और इसमें क्या जोड़ा गया? सांसद व विधायकों द्वारा, सांसद व विधायक दोनों के द्वारा, ऐसा नहीं कि केवल केंद्र में लागू है, राज्यों में भी सांसद व विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से, सांसद व विधायकों द्वारा, सांसद व विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में, एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल करने पर, दल बदल करने के आधार पर, दल बदल करने के आधार पर अयोग्यता आरोपित कर दी गई। अयोग्य घोषित कर दिया गया कि अब आप अयोग्य हो गए क्योंकि आपने पार्टी को चेंज कर लिया। अयोग्यता आरोपित कर दी गई, शब्दों को थोड़ा सा पढ़ा करो, मतलब उन पे लगा दिया गया है ना। अयोग्यता लगा दी गई, अयोग्यता आरोपित की गई। अयोग्यता या निर्हरता, ठीक है, इस वर्ड्स को भी याद रखना। निर्हरता, अयोग्यता, डिसेबिलिटीज कुछ लगा दी गई कि अब आप डिसेबल हो गए। और इसमें संविधान के 4 अनुच्छेदों में जो परिवर्तन है वह किया गया। संविधान के 4 अनुच्छेदों में जो परिवर्तन है वो किया गया, ठीक है। सबसे पहली बात 10वीं अनुसूची, दूसरी बात सांसदों की हो गई, विधायकों की हो गई। अब तीसरी बात, और इसमें क्या किया गया? 4 आर्टिकल में परिवर्तन किया गया। इसमें संविधान के 4 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद नंबर 4 नहीं, मतलब 4 अनुच्छेद मैं बता रही हूं कौन कौन से, 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। 4 अनुच्छेदों में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। और ये आर्टिकल है आपका 101, 102, 190, 191, 101, 102, 109, माफ कीजिए 190, 190 एंड 191, ठीक है। तो इन 4 आर्टिकल्स में चूंकि हम देखेंगे कि जो ये 4 आर्टिकल्स हैं बच्चों, ये संसद और राज्य विधानमंडल की जो सदस्यता है उसके लिए योग्यता अयोग्यता की बात करते हैं, अयोग्यता से संबंधित है। तो अयोग्यता में एक और आधार जोड़ दिया कि एक राजनीतिक दल को छोड़कर अगर आप दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं, आप डिसेबल हो गए, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, है ना। तो यहां पर ये जो डिस्क्वालीफाई वाली जो शर्त रखी गई ना, आपको आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया गया। और इसके लिए जो 4 आर्टिकल्स है ना, इसमें परिवर्तन किया गया, क्योंकि इन्हीं आर्टिकल में सांसदों की अयोग्यता के संदर्भ में जो प्रावधान है वह दिया गया। और इस पूरे को कहा गया दल बदल कानून। क्या कहा गया इसको? इसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया, दल बदल विरोधी कानून कहा गया, दल बदल विरोधी
कानून। क्लियर है इतना? अब इसमें आगे 91 बाद में बता दूंगी, है ना, आगे पढ़ लेंगे। 91 की अगर हम बात करें तो 91वां संविधान संशोधन में कुछ आधारों को समाप्त किया गया, कुछ चीजों को ऐड किया गया, उसको हम पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं कि आखिर ये जो अधिनियम है इसके उपबंध जो है वह क्या क्या है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, है ना। आगे चलते हैं कि ये जो बेसिकली आपका अधिनियम है इसके उपबंध क्या क्या होंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। अधिनियम के उपबंध में अयोग्यता किस किस पे कैसे आरोपित होगी, अपवाद क्या है, निर्धारण प्राधिकारी क्या है और रूल्स कौन बनाएगा, है ना। ये 4 बातें हमें इसमें पढ़नी है। चलिए, अधिनियम के उपबंध हम ये बात कर रहे हैं 10वीं अनुसूची में जो दल बदल के आधार पर सांसद और विधायकों की अयोग्यता लागू की गई, उसके क्या उपबंध हैं, अधिनियम के उपबंध क्या क्या है, अधिनियम के उपबंध, है ना। चलो, तो सबसे पहले तो इसकी एक कॉपी बना लेती हूं क्योंकि हमें इसमें ज्यादा नोट्स बनाने हैं, ठीक है। देखो, इसमें पहली बात यह कही गई अयोग्यता के मामले में कि अयोग्यता किसको कैसे घोषित करेंगे कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, अयोग्यता कैसे आरोपित करी जाएगी, पहली बात, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि राजनीतिक दल का कोई सदस्य अयोग्य होगा, राजनीतिक दल का कोई सदस्य अयोग्य घोषित होगा, अयोग्य घोषित होगा यदि क्या, वह ऐसा क्या करेगा तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वह अयोग्य घोषित होगा अगर वह जिस राजनीतिक दल से चुना गया है उसकी सदस्यता छोड़ दे तो, यदि जिस ठीक है, यदि जिस राजनीतिक दल से चुना गया है, जिस राजनीतिक दल से चुना गया या निर्वाचित हो गया, लिख लीजिए, चुना गया, उसकी सदस्यता छोड़ दे, है ना, उसकी सदस्यता छोड़ दे, सदस्यता छोड़ दी, डिस्क्वालीफाई। दूसरी बात इसमें यह कहा गया कि अपने दल के सदस्यों या अपने जो पार्टी है अपने दल के निर्देशों को ना माने या उसके विपरीत मतदान करे, अपने दल के निर्देशों को ना माने या विपरीत मतदान कर दे, या पार्टी ने जो निर्देश दिए हैं उसके अगेंस्ट मतदान कर दिया, तभी डिस्क्वालीफाई होगा। और इस कंडीशन में आपके पास 15 दिन है, 15 डेज, 15 दिन में क्षमादान नहीं मिला तो बाहर, 15 दिन में पार्टी आपको क्षमा कर दे, माफी मांग लो, है ना, 15 दिन में 15 डेज में क्षमादान मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो बाहर, ठीक है, अगर नहीं मिला तो बाहर का रास्ता, एग्जिट हो जाएगा आपका। तो अगर प्रश्न आ जाए कि कोई राजनीतिक दल का जो सदस्य है अगर वह किसी पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है या उसके विप के जो मतदान है, जो पार्टी के जो निर्देश है उसके विपरीत वो मतदान अगर कर दे रहा है, तब इस कंडीशन में उसके पास कितना टाइम होगा, माफी मांग ले, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, बट इसमें सुबह शाम के लिए उसमें पूरे 15 दिन की बात की गई कि 15 दिन में जो पार्टी है वो आपको माफ कर दे, है ना। 15 दिन के भीतर अगर क्षमादान ना मिला तो वो सदस्य जो उस पार्टी के टिकट पे चुना गया था अब वो उससे संबंधित नहीं है, अयोग्य घोषित हो गया। तो ये अयोग्यता हो गई। अब देखो, ये तो सदस्य के बारे में हुई, अब यही अयोग्यता की बात अगर हम करेंगे, मान लीजिए ये तो बात हो रही थी कि किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य है, ये तो एक पहली कंडीशन हो गई।
एक दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना कि कोई निर्दलीय या स्वतंत्र उम्मीदवार हो, किसी पार्टी का ना हो, तब क्या होगा? अब ये तो निर्दलीय उम्मीदवार है ना, निर्दलीय उम्मीदवार या स्वतंत्र पार्टी, ऐसे भी तो खड़े हो जाते हैं लोग, किसी पार्टी से नहीं खड़े हैं, हम स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, या स्वतंत्र उम्मीदवार। तो इस कंडीशन में इनकी कंडीशन क्या कुछ चेंज होगी? अब तो दल ही नहीं है तो बदलेंगे क्या, है ना? अब किसी में नहीं है बट किसी में शामिल हो गए तो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इसमें यह कहा कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य है तो वह चुनाव के बाद अगर किसी दल की सदस्यता को धारण कर ले वो अयोग्य हो गया, क्योंकि लोगों ने तो उसको, आप खुद सोचिए कि आपने किसी को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वो उस पार्टी का था, या आपने किसी को सिर्फ इसलिए चुन लिया क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं था, क्योंकि आपको कोई पार्टी पसंद ही नहीं थी, और अब उसने वही पहचान खो दी, अब वो किसी में शामिल हो गया। तो मतदाता की जो वोट की वैल्यू है, मतदाता का जो वोट का एक आधार था कि वो स्वतंत्र उम्मीदवार था, ये तो गलत हो गया ना, मतदाता के साथ चीटिंग हो गई। तो यहां पे निर्दलीय उम्मीदवार अयोग्य होगा, अयोग्य घोषित होगा, अयोग्य घोषित होगा यदि वह, अयोग्य घोषित होगा यदि वह किसी पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन कर ले, यदि वह किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर ले। राजनीतिक दल को, दल में शामिल हो जाए, लिख देते हैं, ठीक है, दल में शामिल हो जाए। अब एक और व्यक्ति बच गया, एक और तरीका बच गया, क्योंकि देखो कुछ राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नाम निर्देशित सदस्य होते हैं, मनोनीत नॉमिनेट मेंबर होते हैं, नाम निर्देशित, जिन्हें कि नॉमिनेट किया जाता है, नाम निर्देशित सदस्य। अब इन नॉमिनेट मेंबर में क्या होगा? मनोनीत सदस्य कह लीजिए, ठीक है। क्या इनके बारे में भी कुछ प्रावधान है कि ये तो ना स्वतंत्र खड़े हुए थे, बल्कि इसमें क्या किया गया था, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा नाम निर्देशित थे कि आप विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा, लोकसभा, आप जिसमें भी हैं, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा मान लीजिए आप नाम निर्देशित किए गए थे, मनोनीत सदस्य थे, तब ऐसे में क्या होगा? तो इसमें यह कहा गया है कि बेसिकली ये अयोग्य घोषित हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण कर ले। स्थान, इसमें एक टाइम लिमिट दी गई है, यदि वह सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर ले और 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को ज्वाइन कर ले, है ना, अपना स्थान ग्रहण करने के, अपनी सीट, अपना स्थान जो भी सदन या विधानमंडल में है, अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद, अब 6 माह बाद याद रखना है, 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को ज्वाइन कर ले तो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, अयोग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा। अब इस बात को समझना, अयोग्य घोषित होगा। एक बात बताओ, जैसे कि निर्दलीय उम्मीदवार थे या नाम निर्देशित उम्मीदवार थे, ये भी तो हम कर सकते थे कि हम इन दोनों को बिल्कुल सेम प्रावधान कर देते, हम इसमें कुछ चेंज ना करते। हमने एक के लिए दूसरा प्रावधान कर दिया, दूसरे के लिए तीसरा प्रावधान कर दिया। तो जब हम आलोचना करेंगे तब भी हम इस बात को पढ़ेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार और नाम निर्देशित उम्मीदवार के लिए सेम तो कहा जाता था। एक को कह दिया कि आप अयोग्य घोषित हो गए अगर किसी राजनीतिक दल में आप शामिल हो गए, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी। लेकिन जैसे ही हम नाम निर्देशित नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करते हैं बच्चों, इसमें लिखा है कि आप स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद, मतलब 6 माह तक तो आपको एक तरह से छूट है कि चलो भैया ठीक है आप कर लो ज्वाइन। इसमें दिया है ना कि 6 माह बाद अगर आप ज्वाइन करो, इसका मतलब अगर आपने सीट ग्रहण कर ली है तो आप 6 माह के अंदर ज्वाइन कर लो तो कुछ नहीं होगा। एक संभावना तो इसमें छुपी है ना। तो एक को आपने दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया और दूसरे को आपने दल बदल की परमिशन दे दी। इसीलिए तो 91 संविधान संशोधन की हमें आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कभी ऐसा एक बार में कोई कानून थोड़ी बन जाता है कि इतना बस गुड बन गया, इतना बेस्ट बन गया कि अब उसमें संशोधन करने की, संविधान जो हमारे लिए इतना पूजनीय हो गया,
बहुत सारे देशों में ये केवल एक पीस ऑफ पेपर है, एक डॉक्यूमेंट बस बन के रह गया, इसका कोई पालन नहीं होता। और हमारे देश में संविधान का पालन होता, हमारा देश संविधान के हिसाब से चल रहा है, हमारा देश संविधान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि हमारा संविधान गतिशील है, हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है। संशोधन होना यह बताता है कि भाई ये जो है वह फ्लेक्सिबल है, जब लगेगा कि संविधान में कोई कमी है हम उसको बदल देंगे। तो ये तो कानून था, कानून को भी बदला जा सकता है ना। चलो आगे हम देखेंगे कि ये तो बात थी कि जब अयोग्यता किन किन आधारों पर होगी। अब हमें इसमें समझना है कि इसके एक्सेप्शन जो है वह क्या होंगे, मतलब कुछ अपवाद भी तो होंगे। इस अधिनियम में कुछ अपवादों की भी बात की गई, एक्सेप्शन भी रखे गए, अपवाद भी रखे गए। अपवाद मतलब किन मामलों में यहां पे जो छूट है, उन्मुक्ति है, वह दी गई, किस आधार पर, कुछ आधार है, किस आधार पर इस कानून से उन्मुक्ति है। उन्मुक्ति मतलब छूट, डिस्काउंट मिल गया, इस कानून से छूट है, मतलब आप अयोग्य घोषित नहीं होंगे। तो दो ऐसे आधार है। अपवाद की बच्चों जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है, दो ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर आपको इस कानून के अंतर्गत एटलीस्ट डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और इसमें यह कहा गया कि पहला आधार यह होगा कि अगर कोई सदस्य दल में दल टूट के कारण, है ना, जैसे कि टूट जाता है ना, कोई दल टूट गया कि आधे मेंबर्स भाग गए या कुछ इस तरीके से, तो उसमें कहा कि अगर वह दल टूट गया ऑलरेडी, जैसे कि वो राजनीतिक पार्टी भंग हो गई, अब उसके बाद वो कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है ना, कटी पतंग वाला मामला हो गया। तो जब सदस्य टूट के कारण अगर बाहर हो जाए तो इस पे लागू नहीं होगा। जब सदस्य पार्टी की टूट के कारण, पार्टी भंग हो गई है ना, पार्टी की टूट के कारण पार्टी से बाहर हो जाए, टूट के कारण बाहर हो जाए, तो इस पे लागू नहीं होगा। और ये पार्टी की फूट या टूट क्या कहलाएगी, जब 1/3 मेंबर, पहले यही था 52 संविधान संशोधन में यही था, बाद में इसको बदल दिया गया 91 संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें यह कहा कि दल में टूट तब मानी जाएगी जब 1/3 सदस्य सदन में नए दल का गठन कर ले। जब 1/3 सदस्य, 1/3, 33%, जब 1/3 सदस्य सदन में नए दल का गठन कर ले, नए दल का गठन कर ले, तो इन पे दल बदल लागू नहीं होगा, इन पे दल बदल लागू नहीं होगा, है ना। तो इस कानून से इन्हें छूट मिल गई। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, एक और अपवाद है, और ये अपवाद है, आपने पीठासीन अधिकारी का नाम सुना है क्या, संसद में पढ़ा होगा, लोकसभा राज्यसभा में आपने सुना, कुछ कुछ याद आ रहा होगा शायद, जैसे लोकसभा स्पीकर है ना, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा सभापति, उपसभापति। तो यहां पर ये जो, या विधानमंडल की बात करेंगे तो वहां पे भी विधानसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, है ना, ये सब पीठासीन अधिकारी हो गए। तो इसमें यह कहा कि अगर कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुन लिया गया, अब ये पॉइंट बड़ा मजेदार है, कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुन लिया गया सदन में, अब सदन राज्य केंद्र दोनों की बात हो गई, दोनों सदनों की बात हो गई, कोई सदस्य सदन में पीठासीन अधिकारी चुन लिया गया, पीठासीन अधिकारी चुना गया, तो ये दल को छोड़ सकते हैं, दल को छोड़ सकते हैं, और वापस जब इनका पद यहां पे समाप्त हो जाए, पद समाप्ति के बाद, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद फिर से पार्टी को ज्वाइन कर ले, फिर से शामिल हो जाए, इनको आया राम गया राम करने की पूरी इजाजत है, फिर से शामिल हो जाए। तो चाहे ये दल को छोड़े, चाहे दल को ना छोड़े, पद समाप्त हो जाए, फिर उस दल को ज्वाइन करे ना ज्वाइन करे, इन पर ऐसी कोई पाबंदी, ऐसा कोई इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वह लागू नहीं होगा, है ना। तो यहां पर बेसिकली
ये इसलिए दिया गया ताकि इस पद की मर्यादा और जो निष्पक्षता है वह बनी रहे, कि अगर वह सभी पार्टियां बैठी हुई हैं, सदन का एक प्रमुख है, पीठासीन अधिकारी है, अगर वह अपने किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहेगा तो वह ज्यादा निष्पक्ष रहेगा। किसी न किसी पार्टी से हो सकता है वह चुनकर आया, और अगर उस सदन की सदस्यता नहीं उसने अगर उस पार्टी की सदस्यता को नहीं छोड़ा, तो आप खुद सोचिए ना कि वो बीजेपी का है तो बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करेगा, उनके सदस्यों को ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो यहां पर एक निष्पक्षता और उस पद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये जो काम है वह किया गया। आया समझ में? अब एक बात देखो कि जो 91st आपका अमेंडमेंट था, 91वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों ये जो पार्टी की टूट और जो 1/3 वाला था इसको समाप्त कर दिया गया। ये 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये दो अपवाद हैं। आप देखेंगे कि 1/3 सदस्य दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से जो छूट है इनको मिल जाती थी, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था, द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया। मतलब अब ये इस पे 1/3 सदस्य जाएंगे तब भी लागू हो रहा है ना, इस प्रावधान को हटा दिया गया। आया क्या समझ में? आ गया क्या समझ में अधिनियम के उपबंध? तो पहले हमने देखा किस किस पे अयोग्यता कैसे आरोपित होगी, इसमें हमने कुछ एक्सेप्शन अपवाद की बात कर ली है ना। एक बार साइड हो जाती हूँ, आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि निर्धारण जो पदाधिकारी है वह कौन होगा। ठीक है, अधिनियम के उपबंध में हमने अयोग्यता और अपवादों की बात कर ली। एक और बात हमें समझना है कि इसमें निर्धारण प्राधिकारी कौन होगा, निर्धारण कौन करेगा दल बदल के आधार पर, यह बात यूपीएससी पूछ चुका है। निर्धारण प्राधिकारी, अगर पता है जो संसद के सदस्य हैं, अगर उनकी अयोग्यता का कोई और मामला है तो उस मामले को तो राष्ट्रपति देखते हैं, राष्ट्रपति उस अयोग्यता के आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। लेकिन अगर दल बदल की बात होगी तो लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनके पास ये फैसला उनके पास ये अधिकार है कि वो इस फैसले को कर सके, है ना। तो यहां पर निर्णय कौन करेगा दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता का, दल बदल से उत्पन्न दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता का फैसला, अयोग्यता का निर्णय सदन का अध्यक्ष करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा। अब सदन के अध्यक्ष से क्या मतलब है आप समझ गए, लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा, राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा, राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा। तो ये जो सदन के अध्यक्ष होंगे वो इसका निर्णय करेंगे। लेकिन एक बात और कि ये निर्णय कितनी समय सीमा में करेंगे उसकी कोई बात नहीं की गई है, निर्णय की समय सीमा की बात नहीं की गई। निर्णय की टाइम लिमिट नहीं है कि आप 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में क्या डिसीजन दोगे, टाइम लिमिट नहीं है, निर्णय की समय सीमा नहीं है। ठीक है, निर्णय की समय सीमा निर्धारण नहीं किया गया है। एक बात और, क्या अध्यक्ष के इस निर्णय पे प्रश्न उठाया जा सकता है न्यायपालिका में? क्या, चलो क्या नहीं लिखते, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। इस पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, इस पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। पहले यही व्यवस्था थी, नहीं उठाया जा सकता था। अब यूपीएससी ने पूछ लिया एक क्वेश्चन, मतलब ये चीज पहले से थी, ऐसा नहीं यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो अस्तित्व में आ गया। एक मामला आया बच्चों, पहले तो था कि भाई उच्चतम न्यायालय में आप प्रश्न नहीं उठा सकते, फिर आया केहोतो होलोहन मामला। यूपीएससी ने मेंस में इस मामले को पूछा था, केहोतो होलोहन मामला।
कि ये किससे संबंधित है, आपको इस तरह के मामले पता होने चाहिए। किहोतो होलोहन मामला ये आया 1992 में। कब आया? 1992 में। और इसमें ये कहा गया, इसमें इस उपबंध को हटा दिया गया है ना। इसमें क्या किया गया? इस उपबंध को हटा दिया गया। ये बात तो ठीक है कि भाई न्यायाधीश का निर्णय जो है अंतिम होगा, लेकिन न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, इस उपबंध को हटा दिया गया। और इस मामले में यह कहा गया कि बेसिकली दुर्भावना के आधार पर, दुष्भावना के आधार पर, दुष्भावना या प्रतिकूलता, दुष्भावना या प्रतिकूलता के आधार पर न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है। न्यायालय द्वारा अध्यक्ष के निर्णय की, समझ में आया? अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा कर सकता है। क्लियर है? किहोतो होलोहन मामला क्या कहता है कि दल बदल के आधार पर अगर आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष का निर्णय जो है वह अंतिम है ना, और इस पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, तो इस उपबंध को समाप्त किया गया और यह कहा कि दुष्भावना या प्रतिकूलता के आधार पर मतलब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब तो यही हुआ ना कि यहां पर वर्तमान में क्या है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यस, आगे चले। अब हम देखते हैं नियम बनाने की शक्ति किसमें है। निर्धारण प्राधिकारी हो गया, अधिनियम का उपबंध हो गया, अधिनियम का अयोग्यता के आधार हो गया। अब हम बात करेंगे कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। दल बदल में, अब चूंकि दल बदल की ही बात हो रही है ना, तो नियम बनाने, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, आगे क्लास में यही काम आने वाले हैं, आगे रिवीजन में यही काम आने वाले। एक बार आपने पढ़ लिया, आप सोचो कि आप दल बदल के बारे में सब जान गए। करंट में जो हो रहा है बच्चों वो भी आपको आ रहा है ना। और अगर यहां से प्रश्न स्टैटिक से आ गया तो वो भी आपको आ जाएगा। नियम बनाने की शक्ति, नोट्स नहीं बनाओगे तो ये आपका टाइम बेकार है कि केवल चलो झांकने आ गए, देखें क्या हो रहा है क्लास में। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई ही होगी। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, चलो सबसे पहली बात देखो कि हमने देखा कि जो सदन का अध्यक्ष है वो इस निर्णय को ले रहा है कि किसको डिस्क्वालीफाई करेंगे और किसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये जो 10वीं अनुसूची के संदर्भ में प्रभावी करने के लिए अगर कोई नियम बनाना है तो ये नियम कौन बनाएगा? अध्यक्ष ही बनाएगा, है ना। ये जो नियम है सदन का अध्यक्ष ही 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो नियम है वह बनाएगा। चार पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें। सदन के अध्यक्ष के द्वारा 10वीं अनुसूची के संदर्भ में, भूलना मत अब 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, किस ईयर में जोड़ी गई थी, आधे बच्चे तो अभी ही भूल गए होंगे। 10वीं अनुसूची के संबंध में, 10वीं अनुसूची के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति अध्यक्ष के पास है। अध्यक्ष, सदन के अध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के पास होगी। किसके पास होगी? थोड़ा सा हाईलाइटेड रखो इस चीज को कि जो सदन के अध्यक्ष है इनके पास ये पावर है कि वो इस संदर्भ में जो नियम है वह बनाए, 10वीं अनुसूची को कैसे लागू करना है। लेकिन ऐसा जो नियम है वो सदन के समक्ष भी रखना होगा 30 दिनों के भीतर। 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर ऐसा नियम, 30 दिनों के भीतर ऐसा नियम सदन के समक्ष रखना होगा। सदन के समक्ष रखना होगा। क्या सदन के पास कुछ पावर है कि वो इस चीज को हाँ करे ना करे, कुछ संशोधन कर दे?
क्या सदन के पास ये पावर है? तो बिल्कुल है ना। सदन के पास ये पावर बिल्कुल है कि सदन जो है वह चाहे ऐसा नियम सदन के समक्ष रखे और सदन चाहे तो इस नियम को स्वीकार करे, नियम को अस्वीकार करे, नियम में संशोधन करे, संशोधन प्रस्तावित करे, तो ये तीनों ही काम सदन कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, अगर मान लो 10वीं अनुसूची से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं, अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई किस आधार पर होगी? आपने देखा कि कुछ विशेष अधिकार जो है वह इन सदन के सदस्यों को मिले होते हैं, तो इन नियमों का उल्लंघन विशेष अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन, इन नियमों का उल्लंघन, इन नियमों का उल्लंघन विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि आपने विशेष अधिकारों का हनन किया है, विशेष अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर है इतना? इन नियमों का उल्लंघन विशेष अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। एक बात और, एक बात बताओ, क्या दूसरे पक्ष को मौका दिया जाए कुछ कहने का, या केवल बस ऐसे ही तानाशाह वाला जो रवैया है वह अपना ले, हमें जो कहनी थी हमने सुना दिया, अब बस बात खत्म करो? क्या इस तरह का रवैया अपनाया जाए? तो और अध्यक्ष कब संज्ञान लेगा? अध्यक्ष क्या खुद से संज्ञान ले ले? ये मामला कि अध्यक्ष जो है वह दल बदल का कोई भी मुद्दा वो संज्ञान में तब लेंगे जब सदन का कोई सदस्य जो है वह शिकायत करे, तो शिकायत के आधार पर जो है वह संज्ञान आप ले सकते हो, है ना। तो दल बदल की कोई शिकायत तो करेगा ना, यार इसने दल बदल लिया, दल बदल की शिकायत पर अध्यक्ष संज्ञान लेंगे। दूसरे पक्ष को मौका दोगे? नहीं दोगे, संज्ञान में आएगा मामला और दूसरे पक्ष को सुना जाएगा, दूसरे पक्ष को बिल्कुल मौका दिया जाएगा, दूसरे पक्ष को मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। और एक बात और कि दल बदल का जो कानून है, दल बदल कानून दल बदल विरोधी कानून तत्काल प्रभाव से कभी लागू नहीं होगा। तत्काल प्रभाव या स्वयं प्रभाव या स्वयंमेव, ऑटोमेटिक या स्वयंमेव लागू नहीं होता। प्रक्रिया है इसकी। ऐसा नहीं कि किसी ने एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गया, आउट हो गया, है ना। खो खो नहीं चल रहा है या कबड्डी नहीं चल रहा कि छू लिया तो आउट हो गया, पूरा प्रोसीजर है, तभी तो रूल्स बने हुए। तो शिकायत हुई, यहाँ पे मामला जो है वह संज्ञान में अध्यक्ष ले रहा है और उसके बाद जिसके विरुद्ध शिकायत दी गई है उसको मौका, उसको मतलब उसको उसका पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा और ये अनिवार्य है ना, ये अनिवार्य है। और इसलिए दल बदल का जो कानून है वो स्वतः, मतलब ऐसे नहीं है कि बस दल बदल लिया तो ऑटोमेटिक लागू हो गया, ऑटोमेटिक इसको जो है वह लागू नहीं करा जाएगा। दल बदल विरोधी जो है वह कानून तत्काल प्रभावी नहीं होगा, इसका पूरा प्रोसीजर होगा। सिद्ध हो गया कि हाँ भैया गलत किया है तो उसके बाद ये हो गया। इतना क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब तक हमने क्या क्या बात कर ली? अब तक हमारी ये 4 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। अधिनियम को उपबंध, अयोग्यता, अपवाद, निर्धारण प्राधिकारी, रूल्स पावर। आप बताओ कमेंट करके क्या समझ में आया? कमेंट में मैं रिप्लाई करती हूँ। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कोई बात कहनी है अब तक की सीरीज के बारे में, बच्चों आप कह सकते हैं। मैं हर एक वीडियो के जो कमेंट्स है एटलीस्ट 2 दिन तक तो हम नई मतलब जो पुरानी वीडियो देखते हैं, समटाइम्स कुछ पुरानी वीडियो को भी देख लेते हैं ना, कि उसके नीचे बच्चों ने क्या कमेंट किए हैं, आपको सीरीज अच्छी लग रही नहीं लग रही, आपको कहीं कुछ कमी लग रही है। जैसे किसी एक स्टूडेंट ने लिखा कि इसके लिए मैम लाइव आ जाओ, पक्का हम लाइव आएंगे बच्चे, 4-5 सेशन और कर लो, उसके बाद कुछ क्लासेस हम इसकी लाइव करेंगे ताकि मैं आपके डाउट सुन सकूं। ठीक है, चलो। सो अब हम आगे चलेंगे इसमें कि अधिनियम का मूल्यांकन कैसे करना है। कुछ हम लाभ हानि की बात कर ले, अधिनियम का मूल्यांकन कैसे करना, और उसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी का। ठीक है, अधिनियम का मूल्यांकन।
अधिनियम का मूल्यांकन। ठीक है, दो बातों को हमें इसमें समझना है। एक तरफ हम लिख लेते हैं पक्ष और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं विपक्ष। ठीक है, एक तरफ हम बात करेंगे कि इसके पक्ष में क्या क्या बातें हैं, मतलब हम इसके लाभों की चर्चा करेंगे। लाभ देख लो या महत्व देख लो कि आखिर हमें दल बदल जो कानून है इससे क्या बेनिफिट्स हुए हैं। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि आखिर इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, डीमेरिट्स इसके क्या है, कमियां इसकी क्या है। आलोचना करी जा रही तो कुछ ना कुछ तो आधार होगा ही ना, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पक्ष की, है ना, कि आखिर इसमें जो पक्ष है वह क्या होगा। पहली बात है, देखो सबसे पहली बात कि अधिनियम की अगर हम उद्देश्य की बात करें कि ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है कि जो लोकतंत्र में स्थिरता है वह बनी रहे, लोकतंत्र को मजबूत करना, भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र को मजबूत करना। सरकार मजबूत रहेगी तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। राजीव गांधी के समय में आएगा, वो भी लिख लो, लोकतंत्र को मजबूत करना। और किसके शासनकाल में, समय काल में, तो उस वक्त जो पीएम है वह कौन थे, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी हत्याकांड 1984 में हो चुका था, उसके बाद राजीव गांधी को पीएम बनाया गया था, है ना। तो यहाँ पर जो विधि मंत्री थे इस वक्त के, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय लोकतंत्र में परिपक्वता और स्थिरता का कोई प्रभाव है तो वह 52वां संविधान संशोधन है। मतलब लोकतंत्र की परिपक्वता से और लोकतंत्र की स्थिरता से इन्होंने इस कानून को जोड़ा। तो उद्देश्य हमने देखा लोकतंत्र को मजबूत करना, सरकार स्थिर रहे, बार बार ऐसे गिरे ना, उठापटक ना हो। तो इसमें पहली बात ये कही कि इसका जो पक्ष है फर्स्ट, वो है दल बदल पर रोक। दल बदल पर रोक, राजनीतिक संस्था को स्थिर करना, राजनीतिक जो संस्था है, राजनीतिक स्थिरता लिख लो, है ना, राजनीतिक स्थिरता। दूसरी बात है इसमें कि राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने के लिए कुछ लोकतांत्रिक प्रावधान दिए गए हैं कि आप अगर इतनी संख्या में, इतने प्रतिशत जो है वे शामिल हो जाएंगे तो आप पे अयोग्यता का निर्धारण, अयोग्यता जो है वह आरोपण नहीं होगा। तो इसमें यह बात कही गई कि लोकतांत्रिक तरीके से भी आप विधायिका को पुनर्समूहन कर सकते हैं, मतलब फिर से आप कोई ग्रुप बना सकते हैं। तो राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने के लिए, राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने के लिए, दूसरे दलों में शामिल होने के लिए लोकतांत्रिक तरीका है। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीकों की जो व्यवस्था है वह करी गई है। अगला लाभ हम इसका देखते हैं कि भ्रष्टाचार इससे कम होगा और राजनीतिक दलों को संवैधानिक पहचान मिलेगी। भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा और राजनीतिक दलों को एक सुरक्षा ही तो दी गई कि आपकी पार्टी को कोई छोड़ेगा, हम उसे अयोग्य घोषित कर देंगे। तो राजनीतिक दल को एक तरह से संवैधानिकता का दर्जा दे दिया गया। तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक जो पहचान है वह दी गई। ठीक है, अब संविधान में लिख दिया गया ना इनके बारे में, तो संवैधानिक पहचान तो हो गई ना, संवैधानिक पहचान दी गई। ठीक है, तो ये जो है इसके लाभ हो गए। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये कानून दल बदल रोक नहीं पाए। हो तो फिर भी रहा है, ये कानून दल बदल नहीं रोक पाए, दल बदल नहीं रोक पाए, और इसी आधार पर आलोचना करी जाती है, जिसमें कि पहली बात यह कही जाती है कि असहमति और दल बदल के बीच का अंतर नहीं बताता। यह है असहमति व दल बदल के बीच अंतर नहीं बताता, अंतर नहीं बताता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आओ मैं फिर से बताती हूं। शुरू में चलते हैं थोड़ा सा, हमने इसमें क्या पढ़ा था
अपने दल के निर्देशों को ना माने या विपरीत मतदान जो है वह करे। विपरीत मतदान कर रहा है इसका मतलब असहमति। ये कहता है दल बदल और असहमति, ये इन दोनों चीजों में अंतर ही नहीं कर रहा है ना। तो पहली आलोचना तो इसके इस आधार पर हो गई कि ये असहमति और दल बदल के बीच में के जो अंतर है ये उन अंतरों को ही नहीं बता पा रहा है। और इसके अलावा क्या विधायिका को असहमति का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? तो असहमति के अधिकार जो है इसका बेसिकली एक तरह से अवरोध उत्पन्न करता है। और ये कहा जाता है कि ये बेसिकली अनुशासन के नाम पर एक दल के स्वामित्व को ठोक देता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर इस दल का जो है वो एक तरह से स्वामित्व हो गया, बापौती हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली दल बदल और वर्गों के बीच में विभेद जो है वह अनुचित है। दल बदल को लेकर जैसे कि हमने देखा कि जो व्यक्तिगत दल बदल है और जो व्यक्तिगत और जो वर्ग को लेके जो दल बदल है उसके विरुद्ध एक जो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा एक जो विभेद किया गया, अंतर किया गया, वो गलत है। क्योंकि छिटपुट जो दल है उस पर रोक लगाई गई, लेकिन बड़े पैमाने पर जो दल परिवर्तन है उसमें इजाजत दी गई कि आप अगर इतने प्रतिशत जो लोग हैं अगर इस पार्टी में चले जाएंगे तब ऐसे में आपको दल बदल से बाहर रखा जाएगा, ये माना जाएगा कि एक विलय है। आपने उसको दल बदल में नहीं लिया तो यहां पर यह कहा गया कि बेसिकली ये भी अनुचित है कि दल बदल को आप व्यक्तिगत और दल बदल में अगर कोई व्यक्ति कर ले तो उस पर लागू हो गया, पूरा समूह उठ के चला जाए तो कोई बात नहीं है। तो दल बदल व्यक्तिगत और वर्गों के बीच में और वर्गों के बीच जो विभेद है वो भी अनुचित है। विभेद अनुचित है। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि विधायक द्वारा सदन के बाहर वो क्या कर रहा है, सदन के बाहर हो सकता है किसी पार्टी से मिला हो या फिर कुछ और तरीके से कर रहा हो, कुछ इंटरनली कर रहा हो, तो उस बात को तो रिकॉग्नाइज नहीं किया। केवल आपने ये देख लिया कि सदन के भीतर वो जो है वह किस पक्ष में है और किस पक्ष में जाना चाहता है। तो यहां पर यह कहा गया कि विधायक के द्वारा सदन के बाहर किए गए कार्यों को निष्कासन की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। विधायक द्वारा सदन के विधायक द्वारा सदन के बाहर किए गए कार्यों को निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता। निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता। आगे समझ में कुछ और पॉइंट्स पढ़ने हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आलोचना है वह इस आधार पर की जा रही है कि ठीक है, हम यहां पे आलोचना की बात कर रहे हैं। चौथा, नाम निर्देशित और निर्दलीय सदस्य। पहले निर्दलीय लिख लेते हैं। जो स्वतंत्र उम्मीदवार की हमने बात की थी, निर्दलीय बिना किसी मतलब किसी दल के स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार नहीं होते हैं वो। निर्दलीय सदस्य व नाम निर्देशित व मनोनीत, नाम निर्देशित नॉमिनेटेड मेंबर व मनोनीत सदस्यों के बीच में व मनोनीत सदस्यों में भेदभाव अतार्किक है। में जो ये भेदभाव किया गया कि एक को हाँ एक को ना, में जो भेदभाव है वो अतार्किक है, कोई तुर्क नहीं बनता। क्योंकि इसमें पहले को अयोग्य घोषित किया दल बदल के आधार पर, पहले को अयोग्य तो दूसरे को मतलब मनोनीत, तो दूसरे को एक तरह से अनुमति दी थी कि 6 माह के अंदर यहाँ इधर उधर डांस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे को इसमें अनुमति दी। एक तरह से तो वही है ना कि आपने अनुमति तो दी ही दी, मतलब एक में कहा कि एक शामिल हो तो पहले शामिल हो जाए, निर्दलीय सदस्य तो ये अयोग्य हो गए, मनोनीत सदस्य जो है इनको अनुमति दे दे कि विद इन 6 मंथ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये हो गया। इसके अलावा देखो, अध्यक्ष के निर्णय की भी आलोचना जो है वह 2 आधारों पर इसमें करी जाती है। अध्यक्ष के निर्णय की आलोचना अध्यक्ष के
निर्णय की आलोचना दो आधारों पर की जाती है। दो आधारों पर की जाती है। एक कहा कि एक तो राजनीतिक बाध्यताएं हैं, दूसरी बात है ज्ञान व अनुभव कम है। पहली बात तो है कि भाई राजनीतिक हो सकता है किसी पार्टी को लेकर कोई उनके पक्ष हो, राजनीतिक बाध्यताएं हो, वो बंधे हो कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, इसके खिलाफ नहीं करनी है, निष्पक्ष नहीं रह पा रहे। दूसरी बात है कि इस योग्य क्या लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष है वह है, तो विशेष ज्ञान व अनुभव की कमी, विशेष ज्ञान व अनुभव की कमी। अब विशेष ज्ञान व अनुभव की कमी कुछ ऐसे है बच्चों कि 1993 में शिवराज पाटिल का एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है। 1993 में 1993 में शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे और इन्होंने ये कहा, शिवराज पाटिल ने, कि लोकसभा अध्यक्ष को, है ना, शिवराज पाटिल कहते हैं कि बेसिकली न्यायपालिका अगर इस तरह के मामले में डिसीजन ले तो वो ज्यादा बेस्ट है। हालांकि अध्यक्ष सभापति को इस तरह के मामलों में विशेषाधिकार दिए जाने उचित तो है क्योंकि उन्हें फाइनली अनुशासन तो रखना ही है, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय फैसला करे तो ज्यादा सही होगा। तो यहाँ पे ये शिवराज पाटिल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय फैसला करे, सर्वोच्च न्यायालय फैसला करे तो ज्यादा उचित होगा। मतलब हमें देखो, एक बात सुनो कि हमें यह पता होना चाहिए कि किस व्यवस्था में कहां परिवर्तन की गुंजाइश है। जैसे कि अगर आप 10वीं अनुसूची को पढ़ रहे हैं तो केवल इस अधिनियम को एज इट इज रट नहीं लेना है कि बस हमने तो रट लिया, लेकिन अगर आपको यह पता चल रहा है कि यहां पे एक गुंजाइश इस बात की है कि अगर ये डिसीजन लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो ना लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात में जजमेंट दे, डिसीजन दे कि ये जो व्यक्ति है ये अयोग्य होंगे दल बदल के आधार पर, ये नहीं होंगे, तो ये ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट है। ये बात ना केवल शिवराज पाटिल बल्कि शायद किसी और ने भी इस बात को कहा था। रवि राय ने कहा था 1991 में, और उन्होंने कहा था कि मतलब एक संदेह जाहिर कर दिया कि शायद थोड़ा सा एक डाउटफुल है कि आप अध्यक्षों से करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट करे ये बेस्ट है। अब हम चलते हैं 91 संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों इतना? आगे चलेंगे और हम बात करेंगे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। देखो, इसको सबसे पहली बात है कि इसको लाने की आवश्यकता क्या थी। आवश्यकता क्या थी इस संविधान संशोधन की? आवश्यकता या हम कारण की बात करें, आवश्यकता या कारण की हम बात करते हैं, है ना। पहली बात यह कही जाती है कि बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था कि दल बदल कानून में अभी जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए, दल बदल कानून को सख्त बनाया जाए, दल बदल कानून को सख्त बनाया जाए, दल बदल कानून को सख्त बनाया जाए, इस बात की आवश्यकता थी। ठीक है, इसके बाद देखो 10वीं जो अनुसूची है इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती थी, पहले इसको इस बात को समझ लो कि इसकी आवश्यकता कि दल बदल कानून को सख्त बनाया जाए, और एक आलोचना इस आधार पर कि 10वीं अनुसूची की आलोचना, वही जो हमने अभी आलोचना वाले में पढ़ा था उसी बात को हमें लिखना है। वही इसके लिए आवश्यकता बन गया कि 10वीं अनुसूची की आलोचना, समझ में आ रहा है?
एक बार में देखोगे, शांति के साथ नोट्स बनाओगे, मजा आएगा पढ़ने में। 10वीं अनुसूची की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह व्यक्तिगत दल बदल को अयोग्य व सामूहिक दल बदल की अनुमति देता है। तो इसको भी रोका जाए, बस सामूहिक दल बदल की अनुमति देता था। कहता था पार्टी की टूट के कारण मिल जाओ, कोई बात नहीं। तो एक जगह तो आपने अयोग्यता आरोपित कर दी, दूसरी जगह आपने परमिशन दे दी, तो अपने आप में ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। दूसरी बात देखो, 2-3 समितियों की बात मैं करूंगी कि बेसिकली एक बनती है चुनाव सुधार समिति, है ना। यहां पर हम आवश्यकता और कारण की बात जो है वह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया आपका फर्स्ट कि 10वीं अनुसूची की आलोचना की व्यक्तिगत को तो बाहर कर रहा है, लेकिन ये उसकी अनुमति दे रहा है। ये पहला है। अब इसमें दूसरा जो है वह ये कहा गया बच्चों, कुछ समितियां बनी जैसे कि चुनाव सुधार समिति, चुनाव सुधार समिति, दिनेश गोस्वामी के अध्यक्षता में बनी थी, दिनेश गोस्वामी। इसके अलावा विधि आयोग, भारत का जो विधि आयोग है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि विधि आयोग जो है वह कौन सी संस्था है, हम पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, बताओ जरा विधिक वैधानिक कौन सी संस्था है। तो विधि आयोग जो है, विधि आयोग की आई थी 170वीं रिपोर्ट थी शायद, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, 170वीं रिपोर्ट, और ये समिति बनी 1990 में। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, चुनाव कानून में सुधार, चुनाव कानून में सुधार जो 1999 1999, ठीक है। इन सभी में कहा गया, इन सभी में एक प्रावधान को हटाने की जो बात है वह कही गई। इन सभी में कहा कि दल बदल के मामलों में अयोग्यता से छूट आप किसी को दे रहे हैं, उन सभी प्रावधानों को हटा दो। तो इन सभी ने उन प्रावधानों को हटाने की अनुशंसा करी, उन प्रावधानों को हटाने की अनुशंसा की जिसमें डिस्काउंट था, जिसमें दल बदल के आधार पर, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता से छूट मिल जाती थी, अयोग्यता से डिस्काउंट मिल जाता था। आया समझ में। तो यहां पर क्या किया कि उन प्रावधानों को आप हटा दो, ये सारी बात इन सभी ने की। और इसके अलावा संविधान कार्यप्रणाली समीक्षा आयोग बना था, उसने भी ये बात कही थी। देखो कितने सारे लोग बने, कितनी सारी समितियां थी। संविधान समीक्षा आयोग, संविधान कार्यप्रणाली समीक्षा आयोग बना था, है ना। मतलब इस आयोग ने भी ये बात जो है वह कही थी कि उन प्रावधानों को हटाया जाए जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता से आपको डिस्काउंट जो है वह मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें ये भी देखो, अब ये आवश्यकता में एक और आवश्यकता देख लो। तो यहां पर ये बात हो गई पहली आवश्यकता की। इसमें आपके ये 2 प्रावधान हो गए बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पे आवश्यकता की बात कर रहे हैं क्योंकि 2 स्लाइड पे, इसलिए थोड़ा सा मैं और आपको बता देती हूँ। आवश्यकता में ये जो है वह आपका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। और ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब हम चलते हैं और आवश्यकता की थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को हटाना है तो वो कितने समय के लिए अयोग्य घोषित होगा, ये बात इसमें कही गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट हमें इसमें पढ़ने हैं।
तीसरा पॉइंट इसमें यह कहा गया कि जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है वह पूरे इस सेशन के लिए जो है वह अयोग्य होगा। मतलब अब नेक्स्ट जो विधानसभा आएगी, नेक्स्ट जो अब अगली जो सदन है उसका गठन होगा, नेक्स्ट सदन के बाद ही अब वो फिर से योग्य होगा, है ना। मतलब इस वाले के लिए, पूरे सेशन के लिए वह डिस्क्वालीफाई कहेगा। तो इसमें यह कहा कि बेसिकली दल बदल मंत्री को सार्वजनिक पद से हटाकर उसे वंचित किया जाएगा, और ये जो दंड है दल बदलू मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा, सार्वजनिक पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात इसमें यह कही कि ये दंड नए चुनाव के, ये जो दंड है नए चुनाव के पश्चात विधायिका के गठन तक जारी रहेगा। नए चुनाव के पश्चात नई विधायिका के, मतलब ये सेशन तो आपका खत्म हो गया, के गठन तक जारी रहेगा। जो सेशन, जिस सेशन में वह चुनाव लड़े हैं वो अयोग्य, वो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, अब नेक्स्ट सेशन में ही आ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये कहा गया, अब देखो अब आएगा जो आपने लास्ट पर हमने जब बात की थी कि मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए, वो इसके बाद की ही बात है। ठीक है, सो हम चलते हैं कि संविधान कार्यप्रणाली जो समीक्षा आयोग है, चौथा देखो, संविधान कार्यप्रणाली समीक्षा आयोग, संविधान कार्यप्रणाली समीक्षा आयोग, संविधान कार्यप्रणाली समीक्षा आयोग। ठीक है, इसने कहा कि केंद्र व राज्यों में मंत्रियों की जो सदनों में संख्या है ना, जो मंत्री परिषद वाली संख्या है, केंद्र व राज्यों में सदन में मंत्री परिषद की संख्या, सदन में मंत्री परिषद की संख्या सदन की 10% होनी चाहिए। 10% की बात इन्होंने कही है, सिफारिश है 10%। वो बात और है कि बाद में 15% पर बात रुक गई, 10% तक होनी चाहिए। और ये 10% किसका? निम्न सदन का, विधायिका के संदर्भ में, राज्य विधायिका के संदर्भ में विधानसभा, सदन के संदर्भ में लोकसभा। निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या का, निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% होगा। तो ये इनके द्वारा एक सिफारिश करी गई थी, पर इस सिफारिश को माना नहीं गया, थोड़ा 19-20 कर दिया, 10 की जगह हमने 15% कर दिया। इतना तक आपको क्लियर है कि 91वां संविधान संशोधन के लाने के जो कारण है वह क्या रहे? क्लियर है इतना? 1, 2, 3, 4। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो 91वां संविधान संशोधन है इसके प्रावधान क्या रहे। 91वां संविधान संशोधन के प्रावधान क्या रहे, इसको देखने के बाद एक बात और मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, चलो लास्ट बचा है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके प्रोविजंस की हम बात करते हैं, इसके क्या क्या प्रावधान थे, प्रोविजंस जो है वह क्या क्या थे। ठीक है, तो पहला इसमें प्रावधान यह किया गया था बच्चों कि मंत्री परिषद का अब आकार निर्धारित हो गया। मंत्री परिषद का आकार निम्न सदन जो है, निम्न सदन, समझ पा रहे हैं, निम्न सदन लोकसभा केंद्र के संदर्भ में, निम्न सदन की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। निम्न सदन की संख्या का 10% की बात समीक्षा आयोग ने की थी, स्वीकार्य कर लिया गया। 15% से अधिक नहीं होगा। और ये बात यूपीएससी भी पूछ चुका है, नहीं होगा। स्टार लगा देती हूं, है ना, आपको याद रहेगा।
तो अगर प्रश्न आ जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को निर्धारण किया गया कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वह निम्न, जैसे कि हमारा जो, जैसे हमने देखा आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है, जो प्रमुख है, वह प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री होंगे, लगभग 60-70 मंत्री होते हैं। अगर हम देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो गठबंधन की सरकार बनी थी उसमें जो मंत्रिमंडल था उसे ज्वाइंट मंत्रिमंडल कहा गया, मतलब सबसे बड़ा जो मंत्रिमंडल था ये कहा गया था ना। कल भी हमने यहाँ पे गठबंधन में इस चीज को पढ़ा था कि उसे जम्बो मिनिस्ट्री कहा गया था। 70 मंत्री थे, 1999 की बात है ये, कल वाली, मतलब कल जो हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर इस बात को तय किया गया कि क्यों ना हम मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है, ऐसे तो सभी को मंत्री बना लो, तो सदस्य संख्या हमने क्या की 15% होगी, मतलब केंद्र के संदर्भ में लोकसभा की 15, आप कितना हुआ 543 का 15% निकाल लो। जो विधानमंडल है, जो राज्यों के विधानमंडल, उसमें भी निम्न सदन मतलब विधानसभा का जो 15% है वो होगा। आया समझ में? तो यूपीएससी इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये जो इसके पीछे की पृष्ठभूमि हमने देखी कि इसके पहले जो संविधान कार्य प्रणाली समीक्षा आयोग जो है ये सिफारिश करता है कि भैया 10% तक कर दो, पर 10% नहीं माने, उन्होंने कहा ना तुम्हारी ना मेरी, चलो 15% में डन कर लो, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह कहा गया बच्चों, इसमें आकार की बात कर दी, ठीक है, आकार की बात कर दी। दूसरे में यह कहा गया कि जो व्यक्ति, जो सदस्य इस आधार पर दल बदल किया, दल बदल ही लिख देती हूं, दल बदल के आधार पर सदस्य के रूप में भी अयोग्य हो गया। अब सदस्य भी नहीं रहा ना, सदस्य रूप में अयोग्य है और मंत्री रूप में भी, और मंत्री रूप में भी, मतलब ना तो वो सदस्य बन सकता है ना ही मंत्री। वो ये कहे कि नहीं भैया थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो कि हमें सदस्य पद से हटा दो लेकिन मंत्री पद हमें दे दो, तो वो मंत्री पद धारण नहीं कर सकता। तो ना तो सदस्य रहा, जब सदस्य नहीं रहा मंत्री नहीं रहा, है ना, सदस्य नहीं रहा तो मंत्री भी नहीं रहा। तो यहाँ पर ना केवल सदस्य बल्कि मंत्री पद हेतु भी वह अयोग्य हो जाएगा, बल्कि मंत्री पद हेतु भी अयोग्य हो जाएगा। अब ये दोनों बातें विधानमंडल के संदर्भ में है, ठीक है। ये पॉइंट ये विधानमंडल के संदर्भ में भी सेम देख लो कि विधानमंडल के संदर्भ में भी जो निम्न सदन है उसकी 15% से ज्यादा नहीं होगी। और वही अगर विधानमंडल का कोई सदस्य, ये तो बात होगी चलो जो संसद का सदस्य है, अगर हम सेम प्रोविजन की बात करें तो ये सेम प्रोविजन दोनों ये विधानमंडलों के लिए भी होंगे कि विधानमंडल का जो सदस्य अगर वो अयोग्य हो गया तो ना तो वो सदन में सदस्य बन सकता है और ना ही वह मंत्री बन सकता है, ठीक है। क्लियर है? बस थोड़ा सा आपको आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे कि मंत्रिपरिषद के आकार वाली बात करेंगे, यहाँ पे 74, 75 आर्टिकल आ जाता है। विधानमंडल के संदर्भ में देखेंगे कि विधानमंडल में सीएम सहित जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो मोर देन 15% नहीं होगा निम्न सदन का, ये आपका आर्टिकल 164 है, आर्टिकल 164 है, ठीक है। एक बात और देखो, अच्छा 75 इसका होगा, ये 74 होगा आपका, आर्टिकल 75 इसमें लिख लो, ये आपका 74 होगा, ठीक है, 74, ठीक है। और ये विधानमंडल वाला आपका 164 होगा। आगे देखो, अब नेक्स्ट एक और बात है कि संसद व राज्य विधानमंडल दोनों, अब दोनों एक साथ आ जाते हैं, संसद व राज्य का विधानमंडल, संसद व राज्य विधानमंडल, दोनों के अयोग्य सदस्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। दोनों के अयोग्य सदस्य कोई सार्वजनिक लाभ का पद
पद धारण नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है कि लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, क्या कहीं परिभाषित है? इसको परिभाषित कहीं नहीं किया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होगा कि मान लीजिए अगर कोई जो सार्वजनिक संस्थान है या फिर कहीं किसी की वेतन या सेवा शर्तें जो वह केंद्र या राज्य निर्धारित कर रहा है, सरकार पूर्णतः या अंशतः मान लीजिए उस पद के लिए आपको पैसा दे रहा है, वो लाभ का पद होगा। इसको कहीं पे भी संविधान में जो है वह परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, हालांकि कई जगह पर अयोग्यता का आधार लगाया गया है कि अगर ये पर्सन जो है वह लाभ के पद पर होंगे तो इस पद के लिए अयोग्य होंगे। तो बात कई जगह की गई, बस इसको परिभाषित नहीं किया गया है। बात कई जगह की गई है पर परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की हम बात करेंगे, इसका मतलब यही है कि बेसिकली लाभ का पद वो होगा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन अगर कोई कार्यालय है तो लाभ का पद होगा, ठीक है। और अगर कोई निकाय ऐसा है कि वह नियमित या स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः केंद्र व राज्य, पूर्णतः या अंशतः केंद्र व राज्य के अधीन हो तो लाभ का पद होगा। या इनके द्वारा अगर वेतन दिया जा रहा है केंद्र व राज्य के द्वारा तब भी हम उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। और अगर कोई अयोग्य है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं। तो इसमें दो तीन बातें कही गई। देखो, पहली बात कही गई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। यहां पे कहा गया कि संसद के बारे में, कि संसद में मंत्रिपरिषद का जो आकार है, लोकसभा की बात करी गई, मंत्रिपरिषद का आकार 15% होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का। विधानमंडल के संदर्भ में कहा गया राज्यों का जो विधानमंडल होगा, जिसमें हम विधान परिषद, विधानसभा, यहां बात विधानसभा की करी गई है कि विधानसभा में जो सीएम और मंत्रिपरिषद होगा उसका आकार 15% से अधिक नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर यूपी की विधानसभा में 400 मेंबर्स है तो उसमें आप देख लो कि 15% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि अगर दल बदल के आधार पर ना तो सदस्य बन सकते हो तो मंत्री भी नहीं बन सकते। तीसरी बात यह कही गई कि सार्वजनिक लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकते। इसमें एक बात, इसमें आकार की बात कर दी गई, इसमें कहा कि आप मंत्री नहीं बन सकते, सदस्य नहीं बन सकते, उसमें सार्वजनिक लाभ की बात कर ली। तो यहां पर ये जो बात है वे 91 संविधान संशोधन, याद हो गई ये 4 पॉइंट। वैसे ये कहने को 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, ठीक है। छठा पॉइंट और मैं बता देती हूं, छठा पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बताऊंगी। अब मैं चलती हूं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करा देती हूं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 86 दबाव समूह की, जो कि आपका कल का क्लास होगा, प्रेशर ग्रुप्स की, ठीक है, वो कल वाली बात है। अब हम चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बताती हूं कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जरा उस क्वेश्चन को देखो। ये प्रश्न तो हो गया, अधिनियम के उपबंध, अपवाद, निर्धारण प्राधिकारी, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। हमने बात करी थी इसकी आलोचना की, है ना, कि आलोचना जो है वह क्या क्या होगी। आलोचना की बात करी थी, बस आलोचना से ही प्रश्न है। जरा प्रश्न देखो, ये यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। यूपीएससी प्रश्न पूछती है कि कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मकता प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल बदल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था, भिन्न उद्देश्य से, इसको कहां तक उत्तरदायी माना जाता है। मतलब देखो यहां पे क्या कहा कि पहले जो हमें व्यक्तिगत भूमिका देखने को मिलती थी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वो अब देखने को नहीं मिलती। तो क्या इसमें दल बदल की भूमिका है? एक तरफ से एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पूछा है। तो मैं आपको बताती हूं कि आपको इसमें परिचय में क्या लिखना होगा। आप देखते हैं किसी भी क्वेश्चन के जब आप आंसर को लिखोगे तो उसमें 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहली बात है आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, है ना, आप शुरुआत करेंगे। आप शुरुआत में क्या करते हैं, शुरुआत आप कैसे करेंगे कि इसको आप संक्षेप में, मतलब परिचय हम कह दें, ठीक है। परिचय आप कैसे करेंगे कि आप दल बदल को समझा दें, दल बदल क्या है संक्षेप में, और प्लस चूंकि उद्देश्यों की बात की गई थी, थोड़ा सा उद्देश्य आप बता दें कि राजनीतिक स्थिरता के लिए हम इसको लेकर आए थे। दूसरी बात आप लिखेंगे जो आपका बीच वाला भाग होता है, जिसको कि हम ढांचा कह देते हैं, है ना। ढांचे में वो बात होती है जो पूछी गई है उसको खोला जाता है। उसके बारे में अगर आप 5-7 अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5-7 ज्यादा ही बोले हो, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पाते हैं, ठीक बात है। यहाँ पे आपको लिखना है कि सांसदों की भूमिका और दल बदल विरोधी कानून का क्या एक प्रभाव, एक परिणाम रहा है। इसमें आपको क्या लिखना है कि सांसदों की भूमिका, सांसदों की भूमिका पर दल बदल के क्या परिणाम रहे, दल बदल के अनपेक्षित परिणाम, जो चाहते तो नहीं थे फिर भी वो परिणाम आ गए, ठीक है। और उसके बाद आपको देना है 2-3 लाइन में फिर अपना निष्कर्ष लिख दो। 2-3 लाइन में क्या करना है, निष्कर्ष लिख दो।
कुछ बच्चे चाह रहे होंगे कि मैम ऐसा करो, आप इसकी फॉर्मेटिंग जो है वह करवा दो, है ना। मैं आपको बीच वाला पार्ट बता देती हूं कि इसमें ढांचे में आप लिखेंगे बेसिकली कि ये जो कानून है इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम है, मतलब एक तरह से आलोचना है। अनापेक्षित, चाहते नहीं थे, समटाइम्स वो कहते हैं ना होम करते हुए हाथ जल जाना, या करने गए थे कुछ अच्छा हो गया बुरा, है ना, दूसरे की लड़ाई सुलझा रहे थे दो लोगों के बीच की, खुद ही पिटने लग गए। तो यहाँ पर क्या है कि बस वही कुछ परिणाम थे, हमने सोचा तो कुछ और था, हो कुछ और गया। तो यहाँ पर अनापेक्षित जो परिणाम है वो आ गए। अब ये देखो, अपेक्षित थे वो नहीं आए, अनापेक्षित जो थे वो जरूर आ गए, जो नहीं करना था वो पहले हो गया। और इसमें परिणामों में ये कहा गया कि देखो, कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए सांसदों को एक पार्टी लाइन का जो पालन है वह करना होता है, स्वयं के विचार व्यक्त करने से उनको रोका जाता है। तो हम ये कह दें सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, क्योंकि आप पार्टी के विपरीत आप नहीं जा सकते, है ना। विचारों को व्यक्त करने से रोका जाता है, विचारों के मतभेद को जगह कहां है, विचारों के मतभेद को स्थान नहीं मिलता, गलत है ये तो, मिलना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति मना भी कर रहा है भले पार्टी में, तो क्या वो पार्टी गलत बोल रही तो हम उसके साथ चले जाए, है ना। मोक्ष के रास्ते पे व्यक्ति अकेला जाता है, वो जा नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे फिर उसको ज्यादा मोक्ष मिल जाता है। एक बात कही जाती है, देखो ध्यान से सुनना, जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं हम उनकी एक आलोचना इस आधार पर करते हैं कि लोकतंत्र में पार्टी है, ध्यान से सुनो, लोकतंत्र में पार्टी है पर पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी है, पार्टी के भीतर जो है वह लोकतंत्र नहीं है, है ना। तो ये बात इसमें कही जाती है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है, पूछ बता के निर्णय नहीं लिए जाते, पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है। जो बड़े नेता हैं उन सबकी ही सुनी जाती है, जो बड़े नेता हैं उन सबकी ही सुनी जाती है ना। खुलकर असहमति जताना ऐसा कोई पक्ष इसमें होता नहीं है। इसके अलावा देखो, अगर हम निर्वाचन के क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, कि दल बदल विरोधी कानून के जो दुष्परिणाम है उससे जो सांसद है वो अगर भय उनको रहता है कि मुझे हटा देंगे अगर मैं इनके खिलाफ जाता हूं, तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली अपने पार्टी के हितों को जो है वह प्राथमिकता देंगे, पार्टी के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। तो एक स्थानीय मुद्दे की जो अपेक्षा है वह हो जाती है। क्या हो रहा है कि कानून के भय से, तभी तो व्यक्तिगत भूमिका में कमी आ रही कि मैं कुछ कहूंगा हटा देंगे, इससे अच्छा इनके साथ ही चले जाओ, इनकी हाँ में हाँ मिला दो, गलत बोल रहे चलो दिन को रात कह रहे, वो दिन को रात कह रहे वही कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कानून के भय से, चाह नहीं रहे थे ऐसा हो पर हो ऐसा गया, कानून के भय से स्थानीय या क्षेत्रीय, स्थानीय या क्षेत्रीय हितों के स्थान पर पार्टी हितों को प्राथमिकता, पार्टी हितों को प्राथमिकता, कानून के भय से पार्टी हितों को जो प्राथमिकता है वह दे देते हैं, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि बेसिकली इसने अपना ये उद्देश्य तो पूरा किया है। फिर से इस पे आ जाओ थोड़ा सा, ये 3-4 पॉइंट्स लिखने के बाद, कि हालांकि हम ये मानते हैं कि इससे अपना उद्देश्य पूरा किया, इससे राजनीतिक स्थिरता जो है उसे हमने प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी ये जो संसदीय बहस है और जो व्यक्तिगत सांसदों की भूमिका है, इस पे जो ये नेगेटिव इंपैक्ट आया है, जो अनपेक्षित परिणाम आया है, हम उससे कहां बच पाए हैं। इसलिए तो व्यक्तिगत भूमि, तो वही तो मैं बताना था, इसके परिणाम और सांसदों पे किसका क्या असर है, उस तरीके से तो मेंस के क्वेश्चन, अगर आपने देखो एक बार इसको ठीक से पढ़ा हो तो आपसे क्वेश्चन आ जाता। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन आपने टॉपिक पढ़ लिया, एक अच्छी किताब या अच्छी क्लास वही होती है जैसे आपके PYQ सॉल्व होने लगे, बाकी सब वेस्ट है, बाकी सब मोह माया है ना, बाकी सब व्यर्थ है। आप बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, वो टॉपिक ही नहीं है पॉलिटी में। आप मौलिक अधिकारों पर 10 किताबें पढ़ लो, जरूरत ही नहीं थी। ज्यादा ज्ञान की जरूरत ज्यादा ज्ञानी लोगों का नहीं होता, इवन उन बच्चों का हो जाता है जो लगे रहते हैं बस एकदम गधों की तरह और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। है कुछ कुछ ऐसे ऐसे आप उदाहरण देते थे कि बहुत आपको ऐसे लोग मिल जाए, आपको लगे यार इनका सिलेक्शन होना चाहिए था, है ना। तो कुछ बच्चे लिखते कि मैम आप एग्जाम दे लो, कुछ बच्चे एडवाइस देते, ये नहीं कि चुपचाप क्लास देख ले, मैम आप दे लो एग्जाम। तो यहाँ पर बच्चों ये चीज आपको याद रखनी। अच्छा, एक मामला मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जैसे कि देखो, अच्छा इसके बाद ये भी लिखो कि चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था
ये समितियां वगैरह लिखने से बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आप बताइए। तो दिनेश गोस्वामी समिति क्या कहती है कि दल बदल के प्रावधान भैया वहां पे लागू करो आप जहां पे स्पष्ट रूप से जो दल बदल है वह हुआ हो, केवल आप पार्टी के विरुद्ध अगर उसने मतदान कर दिया तो उसको दल से मत हटाओ। तो यहां पर ये जो समिति है उसने ये सुझाव दिया कि अयोग्यता के जो मामले हैं वह क्लियर कट होने चाहिए। दूसरी बात देखो, एक विशिष्ट मामला आया 2018 में, लोकसभा में हुआ अविश्वास प्रस्ताव पारित। तेलुगु देशम पार्टी ने अपने सदस्यों को सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया, ठीक है। लेकिन एक सांसद थे दिवाकर रेड्डी, उन्होंने पार्टी की अवहेलना की और मतदान से दूर रहे। कहा कि सरकार के खिलाफ मतदान करना अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो मतदान में उन्होंने मतदान नहीं दिया, वोट नहीं किया। दो, इस मामले में दल बदल विरोधी कानून ने उनकी जो व्यक्तिगत असहमति है उसको दबाने का काम किया, ठीक है। और सांसदों को पार्टी लाइन मतलब जो पार्टी कह रही है उसी लाइन में लग जाओ, वही वाली बात है, पार्टी लाइन जो पार्टी कह रही है बस वही करो। तो पार्टी लाइन के अनुसार मतदान के लिए उन्होंने मजबूर किया। तो बेसिकली एक स्वस्थ बहस को, समटाइम्स कुछ पार्टी में ऐसे भी लोग होते हैं ना कि भले वो विपरीत पार्टी के हैं लेकिन उसके बाद भी वो ये देखते हैं कि यार सामने वाली जो पार्टी वो अच्छा काम कर रही है, करने दो ना, क्यों सरकार को गिराना, जब सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, तो फिर क्यों हमें ऐसा करना है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके की ये जो स्वस्थ परंपरा है कि एक अगर कह रहा है नहीं हम उसी, गुटबाजी बहुत होती है, गुटबाजी बहुत 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 ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में आप फिर निष्कर्ष लिखें। मुझे उम्मीद है कि आपसे ये टॉपिक बन जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है दल बदल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स मेंस के लिए। आप फिर लिखिए कि व्यक्तिगत सांसदों की भूमिका को कम करने और रचनात्मक जो संसदीय बहस उसको सीमित करने में दल बदल कानून ने अनपेक्षित जो परिणाम है इसमें भूमिका निभाई है। तो सावधानी पूर्वक हम इसकी समीक्षा और जो सुधार है वह कर ले। हो गया खत्म आपका चैप्टर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है @मंजू PW UPSC वाला, इसको ज्वाइन कर लो, है ना। और इससे आपको ये जो क्लास नोट्स हमने बनाए हैं ये सारे इस पे आ जाते हैं। शाम को 8 बजे आपको क्लास मिल जाता है। तो आज आपका हमने देखा अधिनियम के उपबंध, अधिनियम का मूल्यांकन, 91वां संविधान संशोधन, कारण प्रभाव, ये सारी बातें हमने यूपीएससी से पूछेगा जो क्वेश्चन है वो भी हमने देखे, ठीक है। अधिनियम का मूल्यांकन, आज पीपीटी वाली मेरी फाइल जो है वह छूट गई थी इसलिए सारी चीजें लिखवा दी, थोड़ा सा समय बस ज्यादा लग जाता है। जैसे एक क्लास अगर पीपीटी होती हम 1.5 घंटे में कर 1 घंटे में कर लेते, बट ये 1.5 घंटा लग गया क्योंकि हर एक चीज को फिर लिखाना पड़ता है। वही स्मार्ट तरीका होता है कि अगर अवेलेबल है तो। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। जो बच्चे 25 के लिए पढ़ रहे हैं पेशेंस के साथ पढ़ते रहो, कॉन्टिन्यूटी अपनी जो है वह मेंटेन करो, ठीक है। जो आपके लिए 11th 12th का अवेलेबल है एनसीईआरटी उसको पढ़ लो, कुछ चेंज नहीं होने वाला। पॉलिटी या स्पेशल जो एक हो जाएगा तो एक टॉपिक चेंज होगा, अब क्या ही चेंज होगा, सारी मूल बातें तो वही पढ़नी है, राष्ट्रपति के बारे में वही पढ़ना है, संसद के बारे में वही पढ़ना है, स्टैटिक तो बदल नहीं जाएगा ना, संविधान बदला जा रहा है, तो जो है बस उसी में आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, सो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट आपके कंसर्न्स को जरूर देखते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।